हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 के साथ में उसका टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप उसको कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं। चैप्टर था हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद वैसे तो चैप्टर 2 आता है, लेकिन चैप्टर 2 को हम चैप्टर 3 और 4 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को पूरा करने के बाद करेंगे, क्योंकि अक्सर चैप्टर 2 का जो यूज है हमारे पास चैप्टर 5 में जाके होता है। तो अगर उससे पहले अगर हम चैप्टर 2 को करेंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो आज हमारे पास शुरू करेंगे हम चैप्टर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया नाम है। जिस तरह से जब हम छोटी क्लास से किसी बड़ी क्लास की तरफ फॉरवर्ड करते हैं और एक नया टॉपिक चालू करते हैं, तो उसके बारे में हम छोटी छोटी बारीक बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उसी तरह से हमें मैट्रिक्स क्या है, ये कैसी दिखती है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जैसे +1 में सेट्स किया तो सेट्स क्या है, उसकी किस फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर किस तरह से हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन की जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं। उसी तरह से हमें मैट्रिक्स के अंदर भी वो सारी चीज़ें स्टडी करनी कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है और उसको किस तरह से हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और कहाँ हमारे पास यूज़ होती है। तो चलो शुरू करते हैं हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए। मैट्रिक्स है हमारे पास। जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन है बहुत सिंपल सी है। इसके अंदर एक ब्रैकेट होती है, जैसे सेट्स में भी एक फिक्स ब्रैकेट होती है ना, वैसे ही मैट्रिक्स में भी एक फिक्स ब्रैकेट है और आपको वही ब्रैकेट यूज करनी है, किसी दूसरी ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना। तो मैं आपको बताऊं, मैट्रिक्स को हमेशा क्लोज ब्रैकेट्स में ही लिखना है, किसी अनदर ब्रैकेट्स में आप नहीं लिखेंगे। नाउ जैसे हम सेट्स में एक नाम देते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, उसी तरह से मैट्रिक्स में भी एक नाम रखा जाता है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, समथिंग। अब जो मैट्रिक्स आपके सामने बनाई है मैंने, ये कंप्लीट नहीं है अभी अभी सिर्फ मैंने आपको ब्रैकेट बताया है। जैसे सेट्स में एलिमेंट्स डाले जाते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें भी पर्टिकुलर एलिमेंट डाले जाते हैं। देखिए उन एलिमेंट्स की जो लोकेशन डिसाइड होती है वो दो चीज़ों से होती है, रो और कॉलम। जैसे हम असेंबली में बच्चों को खड़ा करते हैं, अगर असेंबली की एक पूरी बाउंड्री होती है हमारे पास, उसमें बच्चे खड़े किए जाते हैं और एक बच्चा अपनी लोकेशन पे खड़ा होता है, दूसरा बच्चा उससे गैप बना के दूसरी लोकेशन पे खड़ा होता है, तो फर्स्ट और सेकंड का आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज लीजिए। सपोज करो मैं 4 रो प्रेजेंट करूँ, यानी नंबर ऑफ रोज का मतलब है ये जो लाइन है ये 4 लिया मैंने, और मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स जो प्रेजेंट किया वो मैंने 3 किए। कॉलम्स मैंने कितनी प्रेजेंट किया, 3। ये 3 मैंने कॉलम ले ली, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे, रो, और इन्हें क्या बोलेंगे, कॉलम्स। जब आपको रो और कॉलम्स का पता लग गया, अभी यहाँ पर 4 रो बननी है और 3 कॉलम्स बनने हैं, तो बताओ कितने स्टूडेंट्स हम इसमें खड़े कर सकते हैं। सर हम 12 स्टूडेंट्स खड़े कर सकते हैं, क्योंकि 4 रो है 3 कॉलम है, टोटल 12 स्टूडेंट वहाँ खड़े हो सकते हैं। चलो इसके साथ 12 चीज़ें खड़े करते हैं। और जो 12 की जो लोकेशन होगी, अब उनकी एक एक लोकेशन को नाम दिया गया है। किस तरह से, वो नाम के बारे में पूरी डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी छोटी सी बात है वो आप समझ लो। हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम A11, इसे कहते हैं हम A12, इसे बोलेंगे हम A13। फिर बताता हूँ इसके बारे में पूरा, A21, A22, A23, ऐसा क्यों लिया वो भी आपको बताया जाएगा। 31, 32, 33, 41, 42, 43, ये चीज। अब देखो 43 आपके पास आया ना, ठीक है। ये 4 रो और 3 कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूरी चीज बताता हूँ आपको ये क्या चीज है। ए हमारे पास एलिमेंट्स की प्रेजेंटेशन है ए, और जो इसके सफिक्स में यानी कि इसके नीचे जो 2 अक्षर लिखे हुए हैं, वही 11 है, 12 है, 13 है, 21 है, 22 है, इसको कहते हैं सफिक्स। यानी कि ए पहले वाले को आई से करते हैं, दूसरे वाले को जे से प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कंप्लीट जो है, इस पूरे को जर्नलाइज करने के लिए हमने यूज किया, वो AIJ से प्रेजेंट किया जाता है। आई मेरे पास किसको शो करता है, हमेशा रो को। आई मेरे पास रो को और जे कॉलम को प्रेजेंट करता है। आई मेरा रो को और जे कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो आपको पता लग गया, आई रो को कर रहा है, जे कॉलम को कर रहा है। अब यहाँ देखो ये क्या है, 1 1, 11 क्या हुआ, 1 1, 1 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो आप, फर्स्ट रो है R1, ये फर्स्ट रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है C1, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम की क्रॉस एंट्री कौन सी है, A11। उसके बाद में आता है A12। A12 आपके सामने क्या दिख रहा है, A12 का मतलब क्या,
फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो की एंट्री है, बट सेकंड कॉलम के साथ है, सेकंड कॉलम में क्रॉस एंट्री A12, ये हमारे पास किसकी एंट्री है 13, क्यों? क्योंकि ये C3 और R1 को मिला के बने, पहले रो ली जाती है बाद में कॉलम, जैसे हम हमेशा लिखते हैं ना पेयर में, पहले X होता है फिर Y होता है, हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर है, पहले रो ली जाती है बाद में कॉलम ली जाती है। तो R1 और C3 1 3, उसके बाद आया 2 1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, अब तो शायद समझ चुके होंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से बाकी कोई भी एंट्री आप, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास प्रेजेंट कर रहा है R4 फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से इनकी एंट्री प्रेजेंट होती है। तो इसके जो सफिक्स में लिखे हुए नंबर है वो आपको रो और कॉलम की इंडिकेशन देते हैं कि कौन सी रो है कौन सी कॉलम है, और आई और जे से इसको जनरलाइज किया जाता है। जो ओवरऑल आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले हैं, जो कितनी रो कितनी कॉलम लिखी है, एक मैट्रिक्स को देख के कैसे पहचान करें। देखो एक चीज लिखी जाती है इसके साथ में, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स के सफिक्स में रो एंड कॉलम, जनरलाइज लिखूं तो m इंटू n, ये जनरलाइज है। अगर मैं पर्टिकुलर लिखूं तो यहाँ पर फिलहाल 4 रो है 3 कॉलम है, 4 रो और 3 कॉलम, यानी 4 क्रॉस 3 लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा 4 क्रॉस 3, 4 रो 3 कॉलम। जो m है वो रो के लिए यूज होता है, जो n है वो कॉलम के लिए होता है। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसे क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर जो है वो हमेशा m क्रॉस n से प्रेजेंट होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ये थी मैट्रिक्स की छोटी छोटी बातें, क्या एलिमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसकी सफिक्स किस चीज को प्रेजेंट कर रही है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट कौन सी यूज होगी, उसका नाम किस तरह से लिखा जाएगा। चलो इसमें देखते हैं हमारे पास बाकी डिटेल में क्या बताया गया है। यहाँ पर देखो जो छोटी छोटी बातें, ये तो बस मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन बताइए। ये देखो यहाँ देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये हमारे पास एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है, दे आर द एलिमेंट्स। एंड इससे आगे अगर हम बढ़े तो ये देखो अलग अलग टाइप की इन्होंने मैट्रिक्स लिख के दिखाई है भाई। यहाँ पर ये मैट्रिक्स किसी भी कितनी भी रो हो सकती है, कितनी भी कॉलम हो सकती है, फिक्स नहीं होता भी इतनी ही रो होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकती है हमारे पास। आगे बात करें अगर ऑर्डर की, तो ऑर्डर मैंने आपको बताया किस तरह से होता है, आपके पास कितनी नंबर ऑफ रो और कॉलम है। एक बात और आप ध्यान में रखें, हमेशा जो लास्ट में एंट्री आएगी m आई ना, तो m इंटू एन बनेगी, 4 3 आएगी तो 4 इंटू 3 बनेगी, 7 8 आएगी तो 7 इंटू 8 बनेगी। यहाँ जितने लास्ट की डिजिट आती है आपके पास, जो सफिक्स आती है, वही आपका ऑर्डर को प्रेजेंट करता है। ये नॉर्मल नॉलेज के लिए चीज है। और इनकी क्रॉस जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर देती है। वी शेल द नोटेड ए मैट्रिक्स को हम इस तरह से नोट करते हैं, ए आई जे अंदर एलिमेंट के रूप में होता है, m क्रॉस n आपके ओवरऑल ये ऑर्डर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स, दे आर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चल अभी तक जितना मैंने बताया है उसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो आपसे पूछे गए हैं, और उसके बाद में हम उससे आगे बढ़ते हैं। इसकी छोटी छोटी और बातें भी है, उनको करेंगे फिर, ठीक है। पहले इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, ए मैट्रिक्स देखी है, आपसे उसका ऑर्डर पूछा गया है, यू कैन टेल इट। नाउ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आप ऑर्डर से बता सकते हैं। अच्छा पर्टिकुलर एलिमेंट पूछा है A13 का मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना हुआ 19, तो A13 की प्रेजेंटेशन में कौन आया 19, तो आपने इस तरह से पर्टिकुलर एलिमेंट्स बताने हैं। नाउ अब आपको एक चीज माइंड में बिठा लेनी चाहिए, यहाँ आपको पता लग रहा है भी ये कितनी रो है, यहाँ सर 3 रो है, कितनी रो है 3 रो, कॉलम्स कितनी है 4 है, तो 3 इंटू 4 कितने एलिमेंट्स हुए 12, कितने एलिमेंट्स हुए 12, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ रो आपके पास है और नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई कर देते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता लगते हैं। ये बात सही है बिल्कुल से। इसी बात पे अगला क्वेश्चन बनता है आपका, क्या बनता है वो देखो, कहते हैं अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, अगर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स है, आपको ऑर्डर नहीं बताया तो बताओ ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। देखो 24 किस किस से मल्टीप्लाई होता है,
जैसे हम बचपन में 6th क्लास में फैक्टर्स करते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, इस तरह से ये ऑर्डर पॉसिबल है। 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, ठीक है, क्या क्या ऑर्डर इसके पॉसिबल है वो आपने राइट करके करना। अगर उसमें 13 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, क्योंकि रो और कॉलम आगे पीछे होने से पूरी मैट्रिक्स बदल जाती है। अगर 18 एलिमेंट है तो क्या होगा, और 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होगा। बिल्कुल इजी सा है। पहले 3 क्वेश्चन आपके इसी बेस पे डाले गए हैं कि उसका बेसिक क्या है, उसके बाद में मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन और उसकी कंपैरिजन है। चलो वो समझाते हैं आपको क्या चीज़ है। अगर मैं मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन और कंपैरिजन के बारे में बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन आपके एलिमेंट के बेस पे करवाना है यहाँ पर, ठीक है। जनरलाइज तो हम कुछ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती नॉर्मल एग्जाम्पलों में, लेकिन ये पर्टिकुलर केस कैसे बनाया है वो तो समझाते हैं। कोई भी एक हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम बात करें मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग द एलिमेंट्स, अब एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, आपको पता ही है ए आई जे। आई और जे किसको प्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम को प्रेजेंट करता है। अगर मैं ए आई जे को आपको लिख के दूं कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से डिफाइन की जा रही है कि इन दोनों का सम करके मैंने 2 से डिवाइड करना है, और मेरे को 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स चाहिए। आई वॉन्ट रिक्वायर मुझे किसकी है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, मीन्स इसकी 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स आपकी कैसी कैसी शो होगी, तो मेरे को ये पता है जो मेरी ए मैट्रिक्स है वो शो होगी जिसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम्स होगी, यानी कि A11, A12, A13, 3 कॉलम होगी, 2 रो A21, A22, A23, ठीक है, लास्ट में 23 पे स्टॉप होना। अब जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है इसकी सफिक्स हमें पता है, एलिमेंट्स के बारे में पता है। चलो हम मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हम A11। अगर हमें A11 को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। ये कहता है आई और जे होंगे उनका जोड़ करके 2 से भाग करना है। सफिक्स में कौन है, 1 1, इनको प्लस करो, 1 + 1/2, तो कितना आया 1, कितना आया 1। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर नेक्स्ट को हम ले तो A12 है, 12 को कैसे करेंगे हम फाइंड, 1 + 2, 1 + 2/2, कितना आया 3/2 को प्रेजेंट करेगा। तो ये हमें अलग अलग एलिमेंट्स रिसीव हो रहे हैं बाय यूजिंग हमारे पास जो रिलेशन हमें सफिक्स का दिया है उसके द्वारा। अगर मैं 1 3 की बात करूं तो मेरे को क्या देगा, अब तो आप जोड़ कर सकते हो, बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर मैं 2 1 की बात करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, सर 2 1 से हमें मिल जाएगा 3/2, और अगर मैं बात करूं 2 2 की तो क्या मिलेगा, मेरे को 2 मिल जाएगा, और अगर मैं बात करूं 8 2 3 की तो मेरा कितना मिलेगा 5/2। जैसा रिलेशन वैसी वैल्यू, तो जो सफिक्स आपको मिली है वो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स रिसीव होगी, वो क्या होगी 2 क्रॉस 3 में। सर A11 मेरा आया 1, A12 मेरे पास आया 3/2, तो ये अपनी अलग से एंट्री रखेगा, तो दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं रखेगा। 1 3 कितना आया 2 आया, नेक्स्ट कितना आया 3/2 आया, ये कितना आया 2 आया, ये कितना आया 5/2 आया। तो दिस इज द मैट्रिक्स डिफाइंड बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ द सफिक्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की सफिक्स का जो रिलेशन है उसके द्वारा हमने किस तरह से मैट्रिक्स को रिसीव किया। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसके बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाए गए। चलो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। क्या बनाया गया है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 पार्ट्स है और तीनों पार्ट्स आपके सफिक्स के रिलेशन है। पहला है आई जे का रिलेशन है, आई प्लस जे का स्केयर करके 2 से डिवाइड करना है। दूसरे में आई को जे से डिवाइड करके रिलेशन बनाना है। थर्ड में ये आपको दे रखा है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ऑर्डर चेंज है, 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर लेना आपने, 3 रो 4 कॉलम, 2 एंट्री आपको दे रखी है। मॉडुलस के बारे में आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इसी बेस पर डिजाइन किए गए। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। क्या करना है आपने, ये कहते हैं कि भाई इक्वालिटी हमें देखनी है, 2 मैट्रिक्स को कंपेयर आपने करके चलना है। किस तरह से कंपेयर किया जाता है वो देखो, आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ जाओगे इसको। और यहाँ पर आपको क्लास 10th के चैप्टर 4 और चैप्टर 3 की जरूरत पड़ेगी, और 6th 7th क्लास में सीखी हुई थोड़ी बहुत लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो देखो मैट्रिक्स को जब भी कोई चीजें इक्वल होती है
तो एलिमेंट टू एलिमेंट सेम होती है, हमेशा ये याद रहे, एलिमेंट टू एलिमेंट सेम होती है। जैसे हम +1 के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में कंपेयर करते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर सेम तब होते हैं जो एंट्री टू एंट्री सेम, ठीक है। तो यहाँ से देखो कंपेयर करोगे तो कौन किसके बराबर होगा, सर y मेरा 4 के बराबर होगा, z मेरा 3 के बराबर होगा, 1 मेरा x के बराबर और 5 है। तो क्या हम x y z की वैल्यू बता सकते हैं, वेरी इजीली। अगर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सी चीज है ना, आपने कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी बस। अगर हम उससे आगे बढ़े तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से सर मेरे को एक इक्वेशन रिसीव होगी कि x प्लस वाई है वो 6 के बराबर होगा। मेरा क्या मिलेगा, मेरे को x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। सेकंड में 2 से 2 कंपेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर कंपेयर करें तो मेरे को मिल रहा है 5 प्लस जेड मेरा 5 के बराबर। तो यहाँ से आप z की वैल्यू बता सकते हो। और एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के। तो यहां से एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के। क्या इन दोनों को सोल्व करके आप एक क्वाड्रेटिक डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि पता है 4th चैप्टर 10th का वो कहता है जब प्रोडक्ट की बात होती है तो आपको 4th चैप्टर में डिजाइन होता है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू पुट करके x में क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आप x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आएगी पुट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ आपके पास मैंने बोला चैप्टर 4 और चैप्टर 3 की बेसिकली जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि उनके बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हम उससे आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इसके बराबर है, x प्लस जेड इसके बराबर 5 के। अब मैं अगर x प्लस जेड की यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी। जैसे y की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बात आप सभी जानते हैं कि जितनी वेरिएबल होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन की हमें जरूरत होती है फाइंड करने की। अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम है तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड जब समथिंग कितने भी वेरिएबल थे। जैसे यहाँ 4 वेरिएबल निकालने हैं, 4 के लिए हमें क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के। अगर मैं इसमें बात करूं तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के। अच्छा, a और b का दूसरा रिलेशन मेरे को ये दिख रहा है कि 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के। इन दोनों को सोल्व करके जो हमने 10वीं क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ते हैं हम, वहां से आप a और b की वैल्यू निकाल दोगे। अगर a और b की वैल्यू आपके पास आ गई तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2a प्लस सी बराबर 5 है, a की वैल्यू पुट करो c की वैल्यू आ जाएगी। जैसे c की वैल्यू आएगी तो वो यहाँ पुट कर देना, कहाँ, 3c प्लस d जो है वो 13 है, c की वैल्यू पुट करो और d की वैल्यू निकाल लो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लीनियर इक्वेशन की, बहुत इजी सी बातें हमारे पास। यहाँ पर कोई ऐसी क्वेश्चन है ही नहीं जो ज्यादा टफ हो। अब जो बात आती है वो एक छोटा सा पॉइंट रहता है समझाना, उसके बाद में एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ये थे हमारे पास छोटी छोटी कंपेरिजन वगैरह के बारे में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में है हमारे पास इसके बाद में कि मैट्रिक्स कितने टाइप की है। जैसे हमारे पास सेट्स के अलग अलग टाइप्स थे, कोई भी नंबर है उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं। अगर मैट्रिक्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहली है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की पहचान अगर आपने करनी है तो बहुत इजी सी है कि यहाँ पर हमेशा एक ही कॉलम होगी, नंबर ऑफ रो की कोई काउंटिंग नहीं है, फिक्स काउंटिंग नहीं है कि नंबर ऑफ रो कितनी होगी। हाँ, ये फिक्स है कि कॉलम आपके पास एक है, उनसे लिखा है इट हैज 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम, एक ही कॉलम जिसमें आए। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ रो आपके पास 4 दे रखी है, लेकिन कॉलम आपको कितनी दी है, सिर्फ एक। अगर एक कॉलम आती है तो इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स है। अगर एक रो आती है, हैज ओनली 1 रो, तो इसका मतलब वो रो मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स की पहचान तो बहुत ज्यादा इजी है। एक्चुअली इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ पहचान है उसकी कि किस तरह से हम पहचाने कौन सी कॉलम और कौन सी रो है। एक रो तो एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर उसके नेक्स्ट आती है हमारे पास वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो हमने स्टडी करना है, बिल्कुल देखो जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर किसको कहते हैं हम, जिसमें रो आपकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो, सेम हो। अब लेंथ और ब्रेथ सेम होना, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, रो एंड कॉलम को। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 3 रो है तो 3 ही कॉलम्स बनाएंगे। अगर आपका रो और कॉलम सेम आते हैं तो इट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
और अगर हमारे पास रो और कॉलम सेम नहीं है, जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स में थी, जैसे हमारे कॉलम मैट्रिक्स में थी, तो उसको पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते थे। जैसे हमारे पास ये कह दूं मैं कि 3 रो है 4 कॉलम है, सेम नहीं हुई ना, तो वो किसको प्रेजेंट करेगा मेरे साथ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। पहले ही हमारे सिलेबस में थी, लेकिन इस बार सिलेबस से इस बात को हटा दिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है वो आती है डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो किसको प्रेजेंट करती है? अब यहाँ पर 3 तरह की मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। तीनों को बहुत अच्छे से पहचान करनी बहुत जरूरी है। अगर मैं इनके बारे में प्रॉपर्ली डिटेल में बताने की कोशिश करूँ, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, तो कुछ ही शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, और एक है हमारे पास स्केलर और एक है हमारे पास आइडेंटिटी। अगर इन तीनों के लिए हम बात करें तो डायगोनल की पहचान क्या करोगे आप? हमारे पास ये तीनों के तीनों पार्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट है, ये ध्यान रहे, दोनों तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स में खास बात होती है, रो और कॉलम क्या होती है? सेम होती है। रो और कॉलम चलो हम यहाँ सेम कर देते हैं, मान लो m क्रॉस n कर दिया हमने, रो और कॉलम क्या है? सेम है। अगर रो और कॉलम सेम है तो डायगोनल क्या कहता है आपसे? डायगोनल सिर्फ ये कहता है तो ये वाली एंट्री है कौन सी? A11, A22, A33, तो इस तरह की एंट्री है जो डायगोनल, ये वाली इसको कहते हैं डायगोनल एंट्री। और डायगोनल एंट्री को आपने फिक्स रखना है, ठीक है, कोई भी रख दी, बाकी सारी एंट्री आपकी क्या रहेगी? जीरो। अदर एंट्री आपके पास क्या रहेगी? सिर्फ और सिर्फ जीरो रहेगी, कोई और एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। मतलब अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से बात करूं तो इसको आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने मान लो नंबर डाल दिए यहाँ पर 2, 3, 5, नो प्रॉब्लम। हमने जो नंबर डाले हैं वो नंबर आपको कुछ भी नंबर डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इन नंबरों को सेम कर दो, सेम का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ अपना, 3 क्रॉस 3 लिख रहा हूँ फिलहाल, यहाँ बाकी एंट्री मेरी जीरो रहेगी परफेक्टली, कोई और एंट्री नहीं आएगी आपके पास। सिर्फ डायगोनल एंट्री में मैंने फिक्स नंबर डालना हूँ, जैसे 5, 5, 5, ये क्या कर दिए? सेम कर दिए। अब दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? यहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग है, बट यहाँ पर एंट्री क्या सारी सेम है। और इसी एंट्री को अगर मैं कर देता हूँ 1, 1, 1, पर्टिकुलर एंट्री 1, 1, 1, बाकी सारे जीरो। देखो तीनों के तीनों एक जैसे है, तीनों के तीनों एक जैसे है, लेकिन इनमें हल्का हल्का डिफरेंस है। वो ये है, डायगोनल में तीनों एंट्री अलग अलग दिख रही है, स्केलर में हमारे पास सेम दिख रही है। नहीं, अगर वो सेम 1 आ जाती है तो वो आइडेंटिटी का रूप ले लेती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्केलर और स्केलर इज ए पार्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के पार्ट बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये ओवरऑल ये तीनों किससे आए हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो अब इसी के बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज में जो एक छोटा सा क्वेश्चन डाला गया है, वैसे तो इससे रिलेटेड बहुत रेयर चांस होता है पूछने का, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज में डाला है तो हमने हल्की सी चर्चा कर ली इसके ऊपर। ये कहता है हमारे पास पहला 8वां क्वेश्चन है, कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब रो और कॉलम सेम होती है, यानी कि m = n। इसी तरह से आपसे बाकी के लिए पूछ सकते हैं क्या ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ, देखो बाकी मैट्रिक्स का हमें इतना यूज नहीं होता, 2 का ज्यादा रहता है, या तो डायगोनल का या आइडेंटिटी का। अगर डायगोनल की बात करें हम एक बार, तो डायगोनल को हम एक तो लिखते हैं इस तरह से, ये डायगोनल थी। और अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो डायगोनल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायगोनल लिख के आपको यहाँ लिख देगा 3, 5, 7। तो इसका मतलब ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स को। ये इसी के इक्वल है, यहां से आपने ये डिजाइन करनी होती है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो उसको प्रेजेंट किया जाता है I से। देखो I2, I3, I4 इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये मतलब क्या है? I2 कहने का मतलब है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इट मीन्स 1, 0, 0, 1। I3 का मतलब क्या हुआ? 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये होगी 3। और I4 का मतलब 4 ऑर्डर की 1, 0, 0, 0। इस तरह से चलेगा, 4 ऑर्डर की हमारे सिलेबस में नहीं है, फिलहाल 2 और 3 ऑर्डर की ज्यादातर रहती है।
तो 2 ऑर्डर में 1 0 0 1, 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये बहुत रेयर। पहले एक क्वेश्चन था, अभी शायद एक्सरसाइज में नहीं हो, तो हमारे पास डायगोनल के लिए कोई बाई चांस हुआ तो ठीक है। ये इसकी प्रेजेंटेशन है कि डायगोनल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स के बेसिक से लेके फर्स्ट एक्सरसाइज की कंप्लीट समरी। सिर्फ बचता आपका लास्ट 10th क्वेश्चन, जो आपका +1 के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पर डिजाइन किया गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ ये था हमारे पास कि मैट्रिक्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, और उसके बेस पे हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बेटा नहीं रुका, कोई ना।